बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आधे दिन की पूरी खबरों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5। मैं हूं तारिक मतीन। हवेलियां तैयारा हादसा जिसमें हमने जुनेद जमशेद समेत 47 हमवतनों को खो दिया, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट कुछ अजीब अंदाज में हमारे सामने है। सेनेट की कायमा कमेटी को इस हवाले से सेक्रेटरी सिविल एविएशन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया है कि तैयारे के दोनों इंजन बिल्कुल ठीक थे और क्रैश के मौके पर भी एक इंजन की खराबी की कॉल, मेडे कॉल पायलट जंजुआ की जानिब से दी गई। एक इंजन तब भी ठीक था। इसी तैयारे में महज एक हफ्ता पहले वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने गवादर का सफर किया था। पीआईए के पास यह तैयारा 14 मई 2007 को आया। एक बार इसका इंजन तब्दील किया गया। पायलट स्वालेह जंजुआ के हवाले से भी यह बताया गया कि इंतहाई तजुर्बेकार पायलट थे। अब हैरानकुन बात यह है कि बाज जगहों पर रिपोर्ट यह हुआ है कि पायलट वीडियो बना रहे थे। एक एयर होस्टेस कॉकपिट में मौजूद थी। सेकंड पायलट ने चेकलिस्ट भी नहीं संभाली थी। यह भी बताया गया है कि कंट्रोल टावर और एयर होस्टेस डायरेक्ट हो गए थे और कम्युनिकेशन उनके दरमियान हो रही थी। इससे मतलब यह लिया जा सकता है कि हालात काबू में थे, या मतलब यह भी लिया जा सकता है कि पायलट गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे थे। कॉकपिट का माहौल उस सूरत हाल में इंतहाई गैर संजीदा था, जबकि दीगर जगहों पर ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। हुआ क्या है, तहकीकात क्या हैं, ब्रीफ क्या किया गया है, सबसे पहले जानेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे राना खालिद मौजूद हैं। एविएशन की बीट एक अरसे से कर रहे हैं, इन मामला से बहुत अच्छी तरह से बाखबर हैं। राना खालिद, मुझे बताइए, ये जो कायमा कमेटी को बताया गया है और जो बाज अखबारी हवालों से, खबर के हवालों से मुतजाद इत्तलात आ रही हैं, माहौल गैर संजीदा नजर आ रहा है, ये माजरा क्या है? जी, जब से पीआई के एटीआर तैयारी के साथ जो हादसा रुनुमा हुआ है, उस हादसे के रुनुमा होने के बाद जो है मुख्तलिफ जो है इत्तलात जो है बाज़गश्त कर रही थी और इसी तरह जो है मुख्तलिफ अखबारात में भी जो है खबरों की इशाअत होती रही और मुख्तलिफ चैनल्स में भी जो है मुख्तलिफ रिपोर्टर्स अपनी अपनी जो है तरफ से जो बात करते रहे। मगर ये मैं बताता चलूँ कि ये जो अब जो गुज़श्ता रोज़ जो एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, ये फ़कत एक सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो एविएशन जो सेक्रेटरी हैं इरफान इलाही, उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी को जो है ब्रीफिंग देते हुए अपनी तरफ से इब्तदाई जो है एक रिपोर्ट उन्होंने उनको भेजी है। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि पायलट जो है वो वीडियो बनाने में मसरूफ थे और एयर होस्टेस जो है वो कंट्रोल टावर से राब्ते में थी, तो ये कहना बिल्कुल जो है दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो जो पायलट थे जो बाजवा इस मुतासरा परवाज को जो ऑपरेट कर रहे थे, उनका ये एक महबूब मशगला तो ये था कि वो जो है ना उनकी मुख्तलिफ जो है वेबसाइट के ऊपर उनकी वीडियोस मौजूद हैं। वो तैयारी की टेक ऑफ और लैंडिंग की जो वीडियोस होती थी उसको वो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया करते थे, मगर वो फिजिकली इसको अपने हाथ से रिकॉर्ड नहीं किया करते थे। उसको वो जो है ऑटो पे लगाने के बाद, उसको एक फ्रेम पे वो फिक्स करने के बाद, वो वीडियो जो है रिकॉर्ड्स करने के बाद जो है उसको वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिया करते थे। ये उनका एक शौक था, क्योंकि ये जो एटीआर तैयारा है कि इसकी एक तो गुंजाइश बहुत कम होती है इसके कॉकपिट की, और वहां पर जो है जो दो पायलट होते हैं उनके अलावा तीसरे की गुंजाइश बहुत ही जो है वो मुश्किल से उसमें बनती है। वहां पे तीसरे आदमी की गुंजाइश नहीं होती है। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि एयर होस्टेस जो है वो कंट्रोल टावर से राब्ते में थी, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पायलट ही सिर्फ जो है कंट्रोल टावर से राब्ता कर सकता है, कोई एयर होस्टेस नहीं कर सकती। एयर होस्टेस जो है वो अपने जहाज के जो उनकी जो पैसेंजर के जो मामलात होते हैं उस हवाले से वो पायलट्स को जो है आगाह तो कर सकती है, तहाँ वो कंट्रोल टावर से राब्ता नहीं कर सकती। कंट्रोल टावर में राब्ता उस टाइम में एयर होस्टेस कर सकती है जब कोई इमरजेंसी ऐसी हो जाए कि जिसमें किसी पायलट की तबीयत खराब हो जाए, तो वो यानी कि इस काबिल ना हो कि वो राब्ता कर सके, तो वो एयर होस्टेस जो है वो वहां से जो है राब्ता कर सकती है। ताहम ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हमने पहले भी एविएशन हादसात में ये देखा है कि रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आ जाया करती। क्या यह मुमकिन है कि इतनी जल्दी डिकोड हो जाए, इतनी जल्दी इतना कुछ मालूम हो जाए और एक मुफस्सिल रिपोर्ट हमारे सामने हो? नहीं, जैसा कि तारिक साहब मैंने पहले बताया कि ये एक मुफस्सिल रिपोर्ट नहीं है, ये एविएशन डिवीजन की तरफ से बनाई जाने वाली ये इब्तदाई रिपोर्ट है और इसको उन्होंने जो है इंडोर जो है इन हाउस इस रिपोर्ट को मुरतब किया है। ताहम एटीआर के जो ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट थी अभी तक वो जो है मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि उसको जो है डिकोडिंग के अंदर काफी टाइम लगता है, क्योंकि वो जिस कंपनी का तैयारा होता है आप मेरे साथ रहिएगा। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, सेनेट की जिस कायमा कमेटी को ब्रीफ किया गया उसके रुकन मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायमा कमेटी को ब्रीफ किया गया, तैयारा ठीक था, इंजन ठीक थे, क्रैश के वक्त एक इंजन काम कर रहा था, पायलट बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। बाज खबर के हलकों में यह भी चल रहा है कि पायलट वीडियो बना रहे थे, एयर होस्टेस कॉकपिट में मौजूद थी और वहां का माहौल ऐसा लगता है कि गैर संजीदा था। यह सब कुछ आपको भी ब्रीफ किया गया? देखिए जी, कल की जो मीटिंग
हुई थी ना, वो प्रिविलेज कमेटी की है। हमारे यहाँ जो सेनेट की जानिब से एक पीआईए की परफॉर्मेंस में जो स्पेशल कमेटी बनाई गई है, उसकी एक सब कमेटी है जिसमें जनरल कयूम साहब हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब हैं और मैं हूँ। हम लोग कराची में 2 दिन पीआईए के मैनेजमेंट के साथ और इनकी तमाम के तमाम जितनी सेक्शंस हैं उनका हमने मुआयना किया और इस क्रैश के मुतालिक भी उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी। तो अब तक जो ब्लैक बॉक्स जो भिजवाया गया है फ्रांस को, उसको डिकोड करके अब तक उसकी रिपोर्ट वापस नहीं आई है। कल हमारे यहाँ जो प्रिविलेज कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें सेनेटर साहिबान ने ये गिलगित के क्रैश के मुतालिक ये मामला उठाया था। तो कल सेक्रेटरी एविएशन के वहां पे मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि जी तक ये मसला जेर तफ्तीश है, लेकिन चित्राज से जब ये जहाज उड़ा है तो इनके दोनों इंजन जो हैं बिल्कुल ठीक थी। अब इसमें मजीद स्पेकुलेशन करने के बजाय मैं समझता हूँ कि हमें जरा इंतजार करना चाहिए कि इसमें तफ्तीश मुकम्मल हो आपसे जाए। राब्ता करने का और आपसे इस बारे में जानने का मकसद यही था कि आज के अखबारात में ये मौजूद है कि पायलट वीडियो बना रहे थे, एक एयर होस्टेस कॉकपिट में मौजूद थी, गुफ्तगू से लगा कि पायलट वीडियो बना रहे हैं, सेकंड पायलट ने जो चेकलिस्ट है वो नहीं संभाली थी, हंगामी सूरत हाल हो गई और एयर होस्टेस खुद कंट्रोल टावर से डायरेक्ट हो गई। ऐसी मालूमात आप लोगों को तो फराहम नहीं की गई? नहीं जी, ऐसी कोई बात न तो कल की प्रेजेंटेशन में की गई सीआईए अपने एविएशन के सेक्रेटरी साहब की जानिब से, नहीं हमारे यहाँ पीआईए की मैनेजमेंट की जानिब से कराची में जो प्रेजेंटेशन दी गई उसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मैं आपसे दरखास्त यही करूंगा कि बराए मेहरबानी इस पर जरा सा इंतजार करें ताकि ये तमाम की तमाम तफ्तीश मुकम्मल हो जाए, ब्लैक बॉक्स की जो डीकोडिफिकेशन है वो आ जाए, तो उसके बाद फिर हम जो है वो सही तौर पे जाकर के क्या सब इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तो हमने आपसे भी राब्ता किया और ये दोनों मौकिफ अवाम के सामने रखे कि दोनों चीजें सामने आ रही हैं और आपने बड़ी जिम्मेदारी की जहां दरखास्त की, ये भी अच्छा किया कि आपने बता दिया। अभी तक आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कॉज ऑफ क्रैश नहीं बताया गया है? नहीं जी, हमें कोई नहीं बताया गया। हमारी अभी सिविल एविएशन के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे इसी अगले हफ्ते में हमारी मुलाकातें होंगी, लेकिन पीआईए के मैनेजमेंट की तरफ से कराची में जो प्रेजेंटेशन की गई उसमें हमसे यही कहा गया कि जी अभी तक ये मसला जेर तफ्तीश है, ये तफ्तीश मुकम्मल हो जाए इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ही जाकर के किसी हतमी फैसले पे हम पहुंचेंगे कि क्रैश की वजूहत क्या थी। ठीक, शाह साहब बहुत शुक्रिया आपने दिया। इस वक्त एयर कमोडोर जमाल हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जमाल साहब आपका। फरमाइए सर, बाज हवालों से ये बताया जा रहा है कि जहाज बिल्कुल ठीक था, इंजन बिल्कुल ठीक थे, पायलट बहुत एक्सपीरियंस थे। बाज हवालों से ये रिपोर्ट हो रहा है कि कॉकपिट में एयर होस्टेस मौजूद थी, पायलट वीडियो बना रहे थे, कॉकपिट का माहौल गालिबन गैर संजीदा था। हमारे एविएशन रिपोर्टर राना खालिद साहब कहते हैं कि एटीआर में तो ये गुंजाइश ही नहीं है कि वहां एक एयर होस्टेस मौजूद हो, दो पायलट भी बासानी उसमें समा नहीं सकते। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या बताएंगे? पहली बात यह है कि जो मुबालगे के मैं बहस नहीं करता, ये जो बात हो रही है कि पायलट वीडियो बना रहे थे वगैरह, ये सारा मुबालगा है और जब तक कमेटी वालों की तरफ से रिपोर्ट नहीं आती इस पे कोई भी तजिया करना बिल्कुल गलत होगा और फजूल बात होगी। पहली बात ये। सेकंड, जो अभी तक रिपोर्ट आई है गालिबन जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जिसको आसानी से हम यहाँ सुन सकते हैं कि पायलट्स में आपस में क्या बातें हुई और पायलट की कंट्रोल टावर से क्या बात हुई, और दूसरा ब्लैक बॉक्स जो सारे जहाज के इंस्ट्रूमेंट्स और इंजन के इंस्ट्रूमेंट्स को नोट करता है। तो उसे डिसाइफर करने के लिए वो फ्रांस स्पेशलिस्ट भेजा जाता है, उसमें वक्त लगता है। अभी जो रिपोर्ट एविएशन डिवीजन के सेक्रेटरी ने दी है गालिबन वो बेस्ड है मेरे ख्याल से वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के कि पहले ये जो कॉल 4:12 में है उस वक्त कोई मसला नहीं था। 4:14 पे गालिबन पायलट ने बड़े इत्मीनान से कॉल दी थी कि एक इंजन में मसला है। फिर उसके बाद जो कॉल आई उसने मेडे की कॉल दी है। उसके बाद एक और कॉल आई है जिसके डिटेल्स हमें नहीं बताई गई है, तो उसके बारे में मैं तजिया नहीं कर सकता। ये बात भी सही है और हम शुरू से ये कहते आ रहे थे कि जहाज जब टेक ऑफ किया था उसके इंजन और किसी चीज में कोई मसला नहीं था। ये प्रॉब्लम 4:12 के बाद हुई है
और ये भी रिपोर्ट हुई है कि जहाज ने अपना रुख बदल दिया। जाहिर है मेरे ख्याल से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था? क्या विंग डैमेज हो गया था? क्या कंट्रोल्स डैमेज हो गए थे? या कोई और मसला था? हाइड्रोलिक का मसला था? ये सारी चीजें जब ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आएगी जिसमें सारे इंजन और एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस की होती है, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे जमाल हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। राना खालिद, मैं जाते जाते राना खालिद आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इससे पहले हमारे यहाँ एविएशन इंडस्ट्री में बड़े हादसात हुए हैं, ये हादसा हो गया, इतनी जल्दी क्या रिपोर्ट, इब्तिदाई रिपोर्ट हमारी अथॉरिटीज़ मुरतब कर लेती हैं? कितना वक्त लगता है कि ब्लैक बॉक्स डी कोड हो और कंपनी की जानिब से जिन्होंने बनाया है जहाज़, फाइनल रिपोर्ट दे दी जाए? इसमें आमतौर पर कितना वक्त लगा करता है? जी तारिक, जैसे कि अब थोड़ी देर पहले जैसे कि मुजफ्फर हुसैन शाह साहब जो कि सेनेटरी कामा कमेटी के जो है कन्वीनर भी हैं सब कमेटी के, ये जब कराची तशरीफ लाए थे तो पीआईए हेड ऑफिस में जो 2 रोज तक जो मीटिंग जारी रही और ब्रीफिंग जो होती नहीं, उसमें मैं खुद मौजूद था। उनमें जो इनको ब्रीफिंग दी गई थी उसमें हमारे सामने ये बात की गई थी कि ब्लैक बॉक्स को जो है एसआईबी के हवाले कर दिया गया है और एसआईबी की जानिब से वो फ्रांस जो है एटीआर कंपनी, जिस कंपनी के वो फ्रांस से जो तैयारे बने थे वहां पर उनको भिजवा दिया गया है। यहाँ ये बात नहीं के काबिल जिक्र है कि आज तक किसी भी एयर क्रैश की जो है रिपोर्ट जो है फौरी तौर पर मंजिल आम पर नहीं आती और ना ही आई है कभी। आप देख लें कि चाहे वो कमर्शियल यानी कि फ्लाइट्स हों या फिर वो चाहे वो कोई यानी कि कोई अस्करी तैयारे हों, उनके भी जब हादसा होते हैं तो उनकी जो है रिपोर्ट्स जो है इतनी जल्दी पब्लिक नहीं होती, ना ही पब्लिक की जाती है वो। और ये तो तैयारा रिसेंटली हुआ, इस हादसे का शिकार हुआ है, तो इसकी जो इसका ब्लैक बॉक्स है वो फ्रांस रवाना कर दिया गया है। तो हमारे जराए हमें ये बताते हैं कि इसकी रिपोर्ट्स जो है, जो इंटरनल रिपोर्ट जो इनको वो जो इदारों को जो फराम की जाएगी, उसमें तकरीबन जो है 4 से 6 माह का जो है वक्त दरकार होता है, इससे पहले ये रिपोर्ट नहीं आती। ठीक, और अगर ये रिपोर्ट आ भी आपका, आपने तमाम मामलात से हमें आगाह किया। व्यूज, इस सिलसिले में मालूम यह हो रहा है कि अभी जितनी बातें हैं उन्हें कयास आराइयां और इब्तिदाई मालूमात करार दिया जा सकता है। अभी इस मामले पर इंतजार करने की बहुत जरूरत है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लाहौर से एक बड़े स्कैंडल की बात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज एट 5, आधे दिन की पूरी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दिल थाम कर सुनिए कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों में दिल के मरीजों को गैर रजिस्टर्ड कंपनीज के स्टेंट्स फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। एफआईए ने कार्रवाई की है, 4 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया है। इतना ही नहीं, एफआईए की तहवील में 4 मुलजिमों ने इस मकरूह धंधे में डॉक्टर्स के, प्रोफेसर्स के मुलव्वस होने का इंकशाफ भी किया है। इंसानी जिंदगियों को पैसों के एवज तख्ता-ए मश्क बनाने वाले दिल की शरियानों को खोलने के नाम पर ऐसे स्टेंट्स इस्तेमाल करते थे जो महकमे सेहत में रजिस्टर्ड ही नहीं थे। और एफआईए ने कार्रवाई करते हुए मेयो अस्पताल से इस मामले में 2 करोड़ रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड स्टेंट्स और मुताल्लिका रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। जो अफराद हिरासत में लिए गए हैं उन 4 मुलजिमों का ताल्लुक इस गैर रजिस्टर्ड स्टेंट फरोख्त करने वाली कंपनी से है। ये इंकिशाफ के इस मामले में डॉक्टर्स मुलव्वस हैं, प्रोफेसर्स मुलव्वस हैं, बहुत तशवीशनाक है। अभी एफआईए इसकी मजीद तफ्तीश कर रहा है। अभी इस नेटवर्क में और अफराद का सामने आना बाकी है। अभी यह भी पता चलेगा कि इन स्टेंट्स को मुल्क में मंगवाने वाला कौन है, उस इंपोर्टर के बाद इनका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, इनका होल सेलर कौन है और इनका रिटेलर कौन है। मुजाहिद शेख मेरे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मजीद जानेंगे। मुजाहिद शेख बताइए, अभी एफआईए ने जो कार्रवाई की, 4 धर लिए गए हैं, मजीद क्या कुछ होना बाकी है और इसमें प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स ये सब मुलव्वस हैं? तारिक, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जो 4 धरे गए हैं वो बिल्कुल मामूली नौयत के कारिंदे हैं, जिसमें अभी तक की जो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरह से ये पकड़ा गया मकरूह धंधा, उसके हवाले से थोड़ी सी आपको तफसील बताता हूँ कि वहाँ पर एक हसीब नामी मरीज़ था जो वहाँ पर गया और उसे ये पता चला कि जो स्टंट 20 से 30 हज़ार रुपये सरकारी अखराजात के साथ डाला जाता है, उसे प्रोफेसर वहाँ के जो थे वो 1,80,000 रुपये में एक बंदे से मिलकर वो ख़रीदने का उन्हें मशवरा देते हैं।
हैं और वो हॉस्पिटल के अंदर ही उनका उन प्रोफेसर साहब के साथ ही रूम है और 1,80,000 रुपये में वो स्टंट जो है वो फ़रोख्त करने का उन्हें जो एक अंदाज़ा था वो बताया जाता है। उसके बाद वो शख्स अपनी दरख्वास्त लेकर FIA के पास आता है और ये FIA काम वालों जेल को रोड बताता पर है एक बड़े कि अस्पताल में हो रहा है या कहीं और हो रहा है? जी, ये म्यू हॉस्पिटल की बात तारिक मतीन आपको बता रहा हूँ कि ये लाहौर का सरकारी बड़ा हॉस्पिटल जो म्यू हॉस्पिटल है वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। उसके बाद FIA ने जब कार्रवाई शुरू की तो वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर मियाँ एजाज खुद अपना चेकअप करवाने के लिए वहाँ पर गए और उन्हें भी यही मशवरा दिया गया, एक आम मरीज़ बनकर गए और उन्हें भी ये मशवरा दिया गया कि जो सरकारी तौर पर स्टंट आते हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है और आप साथ वाले रूम में बैठे हुए एक डीलर से, एक डिस्ट्रीब्यूटर से वो ख़रीद लें और आपको भी ये नया स्टंट जो है वो डाला जाएगा। तो उसने जब किया तो उसी दौरान उन लोगों को FIA ने गिरफ्तार कर लिया जिनसे तकरीबन 2 करोड़ रुपये मालियत के स्टंट जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। 4 अफराद को मौके पर FIA ने हिरासत में ले लिया, लेकिन जो अब तक की तफ्तीश है और हुकूमत पंजाब भी जो है इस पे अगर मजीद इंक्वायरी का हुक्म दे तो लाहौर के बहुत से सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ मेरे साथ ही रहेगा ख्वाजा इमरान काम... नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइए सर, ये लाहौर में हो रहा है, ये मेयो हॉस्पिटल में हो रहा है, गैर रजिस्टर्ड स्टंट जो 25-30 हज़ार का है वो डॉक्टर साहब खुद खरीदने को कह रहे हैं, बराबर वाले कमरे में बिठाकर बिकवा रहे हैं और 1,80,000 में बिक रहा है। जिस गुड गवर्नेंस का हम शहरियों को यकीन दिलाते हैं उसे कहां ढूंढें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये कहना है कि चीज़ें शायद ऐसे नहीं हैं जैसे आप इसको ले रहे हैं या समझ रहे हैं। ये जो स्टंट्स वाले केसेस हैं ये मुझे आज भी याद है कि जब मेरी टास्क फोर्स बनी थी तो मैंने 1 साल कबल जो है पिंडी में एक कार्रवाई की थी जिसके नतीजे में जो स्टंट्स हैं, जो अनरजिस्टर्ड स्टंट्स हैं वो हमने बरामद किए थे और उन फैक्ट्रीज के खिलाफ हमने जो है वो फैक्ट्रीज तो नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया था। लेकिन जब हमने दूसरी तरफ का मौक़िफ़ सुना फिर ये चीज़ें कोर्ट्स में भी गई और फिर ये चीज़ खुलकर सामने आई कि ये जो स्टंट्स हैं ये किसी तरीके से भी गैर मयारी तो नहीं लेकिन बहरहाल अनरजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड होने की जो वजह थी वो ये सामने आई कि इनके तमाम के जो केसेस थे वो ट्रैप में पैंडिंग थे। मुझे सॉरी आपको रोक रहा हूं, लेकिन जब आप ये कहते हैं किसी भी लिहाज से गैर मयारी नहीं, अनरजिस्टर्ड हैं, तो यही बहुत तशवीशनाक बात है। वो चीज जो हमारे हुक्काम ने चेक नहीं की है, तारीख गैर रजिस्टर्ड होने की वजह से जो पैसे चीज को लगाई जा रही है, दी जा रही है, इलाज में इस्तेमाल हो रही है, बहुत तशवीशनाक बात है। मेरी अगर आप सुनने मैं तो सिर्फ आपको समझाने और आपके तवज्जो से जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको समझाने के अर्थ से ये बात कर रहा हूँ। और देखें, ये बड़ी नाजुक चीजें होती हैं और जब हम अगर किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं कि जो शायद 100% तो उसका असर भी बराह रास्त जो है वो पेशेंट्स के ऊपर पड़ता है। मैं यहाँ पर जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा सबसे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है ड्रैब, तो ये ड्रैब का काम था कि वो जो जितनी भी स्टंट समेत जितनी भी मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग जो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि गैर मयारी ना भी हो लेकिन बहरहाल उसे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं किया गया और अगर वो आ रही है तो कस्टम का हुकाम जो है उनको भी इस पे होश के नाखून लेने चाहिए और ड्रैब जो है उसको चीजों को डिसाइड करना चाहिए ना कि खालिद साहब सिर्फ कस्टम हुक्काम ये मुल्क में आती है, कस्टम हुक्काम ये मुल्क में आने के बाद पोर्ट से आने के मराकज़ से निकलती है डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये मार्केट में बिकती है होलसेलर, मार्केट में बेचने वाले इनको डीलर, और वो डॉक्टर जो इनको लिखते हैं, वो डॉक्टर जो आपके सरकारी अस्पतालों में बैठे हुए वो डॉक्टर वो इसलिए लिखते हैं कि जो रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रेशन का जो इशू है उसके अंदर इस चीज की जरूरत और अहमियत को इनकार नहीं भाई किया जा सकता। देखिए, एक तो ये मेरा डिपार्टमेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी केयर, ये इस पे ज्यादा बेहतर जो राय है वो सलमान रफीक साहब दे सकते हैं क्योंकि उनके हॉस्पिटल जो है उनमें ये यूज होती है। मेरे लेकिन आप इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना। अच्छा ख्वाजा साहब, आप इस बात का जवाब दे दें कि जो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आप मेरी अगर अर्ज सुन रहे हैं मुजाहिद साहब 2 मिनट मुझे देते हैं, आप शायद इसको ना गलत रंग दे रहे हैं। नहीं ख्वाजा साहब, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये FIA ने छापा मारा और इसकी इंक्वायरी जो है वो की जा रही है। आप ये बता दीजिए, गलत रंग या सही रंग हम नहीं पूछते आपसे, आप ये बता दीजिए कि FIA ने जो छापा मारा उसकी इंक्वायरी वसी पैमाने पर की जा रही है और ये CM साहब के भी नोटिस में आ चुकी है बात। देखिए मुजाहिद शेख साहब, मैं आपको अर्ज यही कर रहा हूँ, आप मुझे बेहतर जानते हैं कि मैं बड़ा साफ बात करने का आदी हूँ और जहाँ पर कसूर होता है मैं उसको 100 दफा मानने का आदी हूँ, इसलिए कि जब तक हम कसूर और गलती को एडमिट नहीं करेंगे हम उसको रिड्रेस कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर टेक्निकलिटी सिर्फ इतनी सी है कि इन स्टंट्स के जो इम्पोर्टेड स्टंट्स हैं इनके गैर मयारी होने की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चूंकि ये भाई साहब मैं हैरान हूं आप इस वक्त एक अनरजिस्टर्ड चीज का एक लिहाज से डिफेंस कर रहे हैं। मैं डिफेंस नहीं कर रहा भाई मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जो मेरे साथ मैंने खुद फेस की है कि जब हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी तो हॉस्पिटल्स में जो बच्चों के ऑपरेशन थे वो रुक गए थे क्योंकि स्टंट अवेलेबल नहीं थे। और ये स्टंट जो हैं जो ये आ रहे थे इनके बारे में तमाम प्रोफेसर थे, मैं तो टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ ना, मुझे जो प्रोफेसर कहेंगे जो मुझे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बताएंगे मैं तो उनकी बातों के मुताबिक एक राय एज्यूम करूंगा ना। तो मैं इसी तरह आप बेहतर ये है कि आप किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उनको लाइन पर लेकर उनसे इस बारे में टेक्निकल राय लें। हम भी इस पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बताना और अगर आपको इतना यकीन है तो ख्वाजा साहब ये भी जरूरी है कि फिर जिन्हें आप गैर मयारी करार नहीं दे रहे उन्हें ड्यू प्रोसेस से गुजार कर रजिस्टर्ड करवा लें ताकि हमारे लोगों को दस्तयाब भी भाई ये देखे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, जरूरत इसी अमर की है कि ड्रैब को इन केसेस का फैसला करना चाहिए कि अगर तो ये चीजें गैर मयारी हैं तो ड्रैब को इनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए और उनको रजिस्टर नहीं करना चाहिए, और अगर ये मयारी है तो ड्रैब को इतनी देर किस लिए लगा। आपका पॉइंट आ गया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुजाहिद शेख आपका बहुत शुक्रिया। लेंगे हम और ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब से खानेवाल से जो खबर आ रही है वो तालीम के मामले में मयार पर एक सवालिया निशान उठा रही है। वेलकम बैक। सानेहा बल्दिया केस में 250 से जायद अफराद को जिंदा जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार रहमान भोला ने अब कहा है कि उसका एतराफी बयान शदीद तशद्दुद का नतीजा था। रहमान भोला का कहना है कि पुलिस ने यह बयान तशद्दुद करके लिया। बल्दिया फैक्ट्री केस सांप सीढ़ी का खेल बनकर रह गया है। 250 से जायद अफराद को जिंदा जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार वाकई के मरकजी मुलजिम रहमान उर्फ भोला का नया बयान सामने आया है। अदालत में पेशी के बाद एक सवाल पर मुलजिम का कहना था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 का एतराफी बयान शदीद दबाव के बायस दिया था। जेल हुक्काम ने अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को अदालत में पेश किया। अदालत ने एक बार फिर वजारत दाखिला को हुक्म दिया है कि केस में मफरूर हम्माद सिद्दीकी के रेड वारंट जारी किए जाएं। अब्दुर्रहमान उर्फ भोला के 164 के बयान में MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी के केस में मुलव्वस होने के इंकशाफात किए जाने पर रऊफ सिद्दीकी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने रऊफ सिद्दीकी और अली हसन कादरी की जमानत में 25 जनवरी तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं मजीद जानूंगा न्यूज़ एट 5 किया है हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन ने। शाहिद, अब जब रहमान भोला ने अदालत में यह बयान दिया है तो अपनी इस केस में मुलव्वस होने के हवाले से वो क्या कहता है? देखिए तारिक, अब केस जो है 4 साल बाद तकरीबन एक अहम मरहले में दाखिल हुआ है, क्योंकि पहले जो था वो खाली खबरों में चल रहा था। अब मुल्ज़िमान जो जिनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने फैक्ट्री को आग लगाई वो बाकायदा तौर पर गिरफ्तार हो चुके हैं और केस जो है बाकायदा तौर पर अब जुडिशियल साइड पर जो है वो चल रहा है। पहले रहमान भोला ने जैसे थाई पुलिस को स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद यहाँ FIA को, फिर पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री के जो बल्दिया को फैक्ट्री को आग लगाई गई थी वो भत्ता ना देने की सूरत में लगाई गई थी। वो थी तहकीकात पुलिस की, जो पुलिस इब्तदाई तौर पर मुलजिम से तफ्तीश करती है। उसके बाद ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो जो है वो जुडिशियल साइड में आता है और उसके तहत अगर किसी मुलजिम ने अपना स्टेटमेंट दिया है तो उसी की बुनियाद पर किसी भी मुलजिम को सजा हो सकती है, जिसमें बड़े बड़े इस मुलजिम ने भी नाम लिए वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लिए। ठीक, शायद मेरे साथ रहेगा इस वक्त शेख सज्जाद महमूद साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में। शेख सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज सभी जानना चाहते हैं कि रहमान भोला अब जब ये कहता है कि उसका एतराफी बयान तशद्दुद करके दबाव में लाकर लिया गया, तो अब इस केस का फेट क्या है, रहमान भोला का फेट क्या है, अब क्या होगा, सब ये जानना चाहते हैं। देखिए जी, इसमें इशू ये है कि रहमान भोला ने किसी कोर्ट के सामने या ट्रायल कोर्ट के सामने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि वो उससे बयान जो है वो अंडर प्रेशर लिया गया था। तो ये असल में आप उस में देखें तो फुटेज में, तो ये सिर्फ वो जब उसको ले जाया जा रहा तो रास्ते में किसी सहाफी ने उससे पूछा तो उसने राह चलते हुए ये बयान दिया। अब इस तरह का जो स्टेटमेंट है इसका कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है, ना उसने कोर्ट में कोई स्टेटमेंट दिया, बल्कि कोर्ट में वो खामोशी से खड़ा रहा
और ना ही कोर्ट ने उससे कोई सवाल किया और डेट के बाद वो बाहर चला गया। अब इस तरह का जो बयान राह जाते हुए शेख सज्जाद साहब, अगर लोग ये जानना चाहते हैं, अगर रहमान भोला, जैसे आप बता रहे हैं कि अदालत में नहीं हुआ ये, रहमान भोला अदालत में ये कहता है कि उससे बयान तशद्दुद करके लिया गया, ऐसा माजी में भी हुआ है, सईद भरम के मामले में भी हुआ, दीगर मामलात में भी हुआ, अगर ऐसा अदालत में होता है तो फिर उस बयान की जो चालान में पेश किया गया, उस बयान की जिसे 164 का बयान कह रहे हैं, उसकी हैसियत क्या रह जाती है? देखिए, उसमें यह है कि जब वो कोर्ट में उस पर चार्ज फ्रेम होगा, उसको चार्ज पढ़ के सुनाया जाएगा और उसमें अगर वो ये कहता है जी कि उसने ऐसा कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया, तो उस सूरत में उसमें इसको 164 कानूनी तौर पर हम इसको ये कहते हैं कि ये तायदी शहादत है, इटसेल्फ ये शहादत नहीं है। इसको हम तायदी शहादत के तौर पर कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि इसके रहमान भोला के इसके 164 के अलावा भी हमारे पास काफी इसमें एविडेंस मौजूद है जिसमें ये उसका मुलव्वस होना साबित है। तो ये 164 जो उसका मजिस्ट्रेट साहब के पास हुआ, ये सिर्फ एक तायदी शहादत के तौर पर इसको जो है ना कोर्ट पड़ेगी, कानूनी तौर पर ऐसे है। ये फरमाइए, ये भी लोग जानना चाहते हैं कि जब 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो गया, तब इसकी सजा की अपील क्यों नहीं की गई? देखिए, इसमें ये है, तरीकाकार ये है कि चालान जो है कोर्ट में उस वक्त भी ज़ेर समाअत था, तो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है कानून के मुताबिक 164 का जो कन्फेशन स्टेटमेंट है ये उनके पास होता है। तो इसमें जेएम जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जिन्होंने 164 का उल्लंघन किया, उनको सजा देने का कोई इख्तियार नहीं है। ये दौरान तफ्तीश उसका बयान जो है 164 का कलमबंद हुआ, जिसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। अच्छा, अभी शाहिद हुसैन हमें बता रहे हैं कोर्ट उनकी बीट है और वो ये मामलात रिपोर्ट करते रहते हैं। शायद 164 के बयान के बाद, एतराफी बयान के बाद सजा होने की नज़ीर हमारे सामने नहीं है। नहीं, बिल्कुल तारिक, जैसे शेख साजिद साहब कह रहे हैं, बात ये है कि जो 164 है वो जो मुल्जिम ने वहाँ जज के सामने, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ किया, उसके बाद यही वाला बयान अगर ट्रायल कोर्ट में एटीसी में भोला जज के सामने अगर मुकर जाता है, ये वाली मीडिया के जो सामने जो स्टेटमेंट होता है उसकी तो कोई हैसियत नहीं है, जैसे साजिद साहब कह रहे हैं। लेकिन जो जज के सामने अपने उस एतराफ़ी बयान से मुकर जाता है, तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन का जो काम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि साजिद साहब तो यही कह रहे हैं जैसे इनके पास इस स्टेटमेंट के हवाले के बाद और भी काफी सारे शवाहिद मौजूद हैं। जो फैक्ट्री को आग लगाई गई थी वो भत्ता ना देने के ऊपर लगाई गई थी, क्योंकि इसी स्टेटमेंट की बुनियाद पर इससे पहले जो था वो सोलह मिर्जा को फांसी हो चुकी है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मुल्जमान हैं जिनको इसी 164 के तहत जो है वो सजा होती रही है। और अगर ये प्रोसिक्यूशन जो मुल्जिम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराज किया था, वही वाली चाहते हैं शवाहिद अगर ट्रायल कोर्ट में एटीसी में रहमान भोला के मुकर जाने के बावजूद भी पेश की जाती हैं, तो इस मुल्जिम के साथ साथ जो दीगर मुल्जिमान हैं जिनके नाम सामने है, हमाद सदीकी या जुबैर सरिया या दूसरे, उन तमाम को जो है वो शवाहिद सामने आने के बाद अगर जुर्म साबित होता है तो सजा हो सकती है। ठीक, और शायद ये भी बता दीजिए, जिस तरह हम अपने नाज़रीन को भी बता रहे थे, इससे पहले वो मुल्जिम कराची में दहशतगर्दी के वाकयात के कि जिनका चालान बताता था उन्होंने एतराफ़ कर लिया, वो अदालत में जाकर ये बता चुके हैं अब गुज़श्ता दिनों में कई बार कि उनसे बयान तशद्दुद के जरिए लिया गया, उनसे बयान दबाव के जरिए लिया गया। देखिए, ये अब बाकायदा ट्रायल शुरू हो रहा है, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। इससे पहले जैसे थाई पुलिस, FIA या पुलिस को जो तफ्तीशी अफसरान को स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जो केस चूंकि मरहलावार चलता है, तो मरहला जो था वो जुडिशल मजिस्ट्रेट का था, वहां पर इसने बयान रिकॉर्ड करवाया। अब चूंकि दूसरे मुल्जमान भी इस मामले में सामने आ रहे हैं, जैसे हमाद सदीकी के रेड वारंट जारी हुए, अगर वो बाकायदा उसको हुकूमत नहीं गिरफ्तार कर सकती, तो जो मुल्जमान गिरफ्तार हैं और जिन लोगों ने जमानतें हासिल की हैं, उनके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन ये चाहते पेश करेगी और वो केस जो बाकायदा तौर पर जो है वो चलेगा। तो फिलहाल जो है ये प्रोसीजर अभी शुरू हुआ है। अगर ट्रायल कोर्ट में मुल्जिम का दोबारा बयान होगा, गवाहों के स्टेटमेंट होंगे, तफ्तीशी अफसर का बयान होगा, वहां अगर ये मुल्जिम मुकरता है तो प्रोसिक्यूशन का काम बढ़ेगा और प्रोसिक्यूशन तमाम शहादतें जो पहले रिकॉर्ड करवा चुका है मुल्जिम, उनको तमाम को सबूतों को कलेक्ट करके वो मुल्जिम के खिलाफ अदालत में पेश करेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन आपका, शेख साजिद महमूद साहब आपका बहुत। और अब हम बात करें अगर तालीम के मामले की, अब अगर बात करें सबसे बड़े सूबे की जहां सबसे बेहतर गवर्नेंस का हुक्मरान हमेशा दावा करते हैं और हम उनसे ये हमेशा सुनते हैं कि मेरिट, इल्म, दोस्ती और खिदमत उनका सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला नारा है। लेकिन ऐसे वाकयात रोज सामने आते हैं जो नारों और दावों को खोखला करके रख देते हैं। जुनूबी पंजाब के शहर खानेवाल
गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज की इमारत खस्ता हाल इमारत है और इसमें पड़ी दरारें हुकूमत पंजाब की इल्म दोस्ती का एक सबूत हैं। खानेवाल गवर्नमेंट कॉलेज में 3,500 तालिबात ज़ेरे तालीम हैं। इस कॉलेज की खस्ता हाल इमारत किसी भी वक्त ज़मीबोस होने का खदशा है। सिविल सोसाइटी और तालिबात के वालिदैन ने बार बार कॉलेज की इंतजामिया को इमारत की खस्ता हाली के बारे में बताया है, मगर कोई भी तवज्जो देने को तैयार नजर नहीं आता। कॉलेज इंतजामिया और मुताल्लिका महकमे की खामोशी तालिबात के बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के बायस कॉलेज की 4 दीवारी पर अगर खारदार तारें लगा दी गई हैं तो भी वो खारदार तारें ये कह रही हैं कि पहले इस इमारत को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ये इमारत खुद भी एक सिक्योरिटी रिस्क है। फरहान कयूम मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे इस बारे में। फरहान, कितना बुरा हाल है इस इमारत का और इस पर कोई तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? जी तारिक बिल्कुल, यहाँ पर खानेवाल में तो खादमे आला वजीर आला पंजाब के दोनों ही नारे खोखले हैं, पढ़ा लिखा पंजाब और महफूज पंजाब। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा पंजाब देखा जाए तो ये इमारत इतनी बोसीदा हो चुकी है जो किसी वक्त भी तालबात के ऊपर गिर सकती है। और ये जिस जगह ये इमारत है, यहाँ पर ब्रेक टाइम में क्लासेस में अक्सर तालबात यहाँ पर बैठती हैं। और दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी में की वजह से खारदार तारें तो लगा दी गई हैं, लेकिन ये बिल्डिंग खुद बहुत बड़ी सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। 12 मरतबा बच्चियों के वालिदैन ने, सिविल सोसाइटी ने प्रिंसिपल को, दीगर मुतलका महकमों को, महकमा बिल्डिंग को इस बारे में, इस संगीन सूरत हाल के बारे में आगाह किया है, लेकिन कोई टस से मस नहीं होता। और कॉलेज इंतजामिया तो सिर्फ तिफल तसल्लियां देकर वालिदैन को खामोश करवा देती है। और इस सिलसिले में शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इधर बड़ा हादसा हो गया। हुकाम कहते क्या हैं, इस इमारत की मरम्मत क्यों नहीं कर रहे, इस इमारत को बेहतर क्यों नहीं बना रहे, वजह क्या बताते हैं, मौक़िफ़ क्या देते हैं जब ये शिकायतें जाती हैं? इसकी बड़ी वजह तो ये है कि कॉलेज इंतजामिया उनको मुतलका महकमों को संगीनी के मुतालिक आगाह ही नहीं कर पाई। अगर आगाह कर पाई है तो मुतलका हुकाम ने बजट का बहाना कर दिया है कि बजट सारा मतलब जनूबी पंजाब का लाहौर लग रहा है, यहाँ पर कोई बजट नहीं आ रहा, हमारे अकाउंट खाली हैं। जब तक कोई तरक्याती बजट नहीं आएगा उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। और फरहान, ये हाल कब से है? ये तकरीबन 1.5 साल से ये दरारें पड़ी हुई हैं और 1.5 साल से वालिदैन बार इन्हें कह रहे हैं, लेकिन कोई इस पे तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। फरहान कयूम, बहुत शुक्रिया आपका। फरहान कयूम जहां हमें खानेवाल का हाल रहे थे, उस जगह का हाल बता रहे थे कि जहां खादिम आला वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि तालीम उनकी सबसे अव्वल तरजीह है और यहां पर वो सूरत हाल बदल रहे हैं, वहां हालात आपके सामने हैं। कराची की बात करें, जहां चिकनगुनिया की बीमारी के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद में 16,000 से जायद चिकनगुनिया के मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। एक जानिब हालात इतने संगीन हैं, दूसरी जानिब मरीज ये शिकायत करते हैं कि अस्पतालों में ना इलाज है ना दवा है। इस मर्ज के फैलाव की बड़ी वजह गंदगी के ढेर पर पैदा होने वाले पलने वाले मच्छर हैं और शहर में इस मसले पर भी तवज्जो सिफर है। सिंध गवर्नमेंट सऊदाबाद अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रेहाना सबा बाजवा ने तस्दीक कर दी है कि 16,000 से ज्यादा चिकनगुनिया के मुश्तबा मरीज यहां पर रिपोर्ट हो चुके हैं। इब्राहिम रिंद मेरे साथ हैं नुमाइंदे, उनसे इस सिलसिले में पहले जानेंगे। इब्राहिम, ये जो सूरत हाल है, मरीज ये शिकायत कर रहे हैं कि अस्पतालों में न दवा है ना इलाज है। यहां तो चिकनगुनिया पर वजीर सेहत ने कहा था कि दवा भी होगी, इलाज भी होगा, चिकनगुनिया के मरीजों के लिए स्पेशल किट्स होंगी, सब कुछ होगा, वो कहां है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वजीर सेहत के तमाम जो दावे वो धरे के धरे रह गए। उन्होंने पहले दिन यहाँ पर आके जो है जंगी बुनियाद पे विजिट किया था और तमाम कमेटी को बुला लिया था, जिसमें डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और दीगर महकमों के जो इंचार्जेज हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन वो सिर्फ बयान तक ही महदूद रह गया था, क्योंकि उसके बाद कोई यहाँ पे ना तो कैंप लगाया जा सका है, ना कोई इकदाम किए जा सके जहाँ पे मरीजों को बेहतर जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। अस्पताल का ये हालत है कि उन्होंने ये दावा किया था कि 10,000 से ज़्यादा जो है वो सिरिंजेस यहाँ पे फराम कर दी जाएंगी, जबकि दीगर सहूलियत भी फराम कर दी गई। और हालत ये है कि वहाँ पे किसी किस्म की सहूलत नहीं है। हमने वहाँ पे तफसीली जाके इमरजेंसी में मरीजों से बात की है। इब्राहिम, मुझे आपको इंटरप्ट करूं, मुझे बताइए, बुनियादी तौर पर तो इसकी दवाई के बारे में बताया गया था कि एक पैरासिटामोल इसकी दवाई है और वो दवाई मरीजों को दी जाती है, वो भी अस्पताल देने से कासिर है?
जी हाँ, बिल्कुल। पैरास्टामोल और पैनाडोल जो दो गोलियां हैं, इस तरह का इसी से इलाज होता है, जिसमें ये तस्दीक हो जाती है या मुश्तबा मरीज आते हैं और उसके साथ साथ इनको निमकोल और ORS जो दीगर चीज़ें हैं पानी जिस्म का पूरा करने के लिए, वो भी चीज़ें फराहम की जाती हैं। लेकिन अस्पताल की एमरजेंसी में ये इब्तदाई जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। और वज़ीर सेहत जो है वो इब्राहिम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इब्राहिम रिंद से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। साथ ही जाम महताब डहर की अगर हम बात करें तो जाम महताब डहर साहब ने, वज़ीर सेहत सिंध ने ये कहा था कि इस मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए एक हंगामी सूरत हाल का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ये भी बताया था कि अब सऊदाबाद अस्पताल में, इलाके के दूसरे अस्पतालों में इजाफी डॉक्टर्स भी मरीजों को मिलेंगे और उनका चेकअप करेंगे, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। इस वक्त मोहम्मद अली साहब सीनियर डायरेक्टर हेल्थ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, मरीजों का शिकवा बढ़ता जा रहा है, सहूलियात की फराहमी घटती जा रही है, क्यों है ऐसा? नहीं, एक्चुअली जो एपिडेमिक्स होती हैं या इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, तो यकीनन ये खास इलाके में फोकाई होती है ना, कि उनकी कुछ इलाके में सफाई की सूरत हाल बेहतर नहीं होती, तो वहाँ पे ज़्यादा ये स्प्रेड करते हैं। तो सऊदाबाद का जो आपका हॉस्पिटल है, यकीनन वहाँ कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ सफाई की सूरत हाल मुनासिब नहीं थी, तो जैसे प्रॉपर स्प्रे होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, तो इसलिए वहाँ से इसने स्टार्ट लिया। तो लेकिन एक्चुअली क्योंकि इसकी आपको पता है कोई वैक्सीन तो है नहीं, वजूहात तो मोहम्मद अली साहब, कता कलामी की माजरत, वजूहात हमारे सामने हैं। वजीर सेहत ने ये दावा किया था, ये वादा किया था कि इलाज भी होगा, दवाएं भी होंगी, सिरिंजेस होंगी, स्पेशल किट्स होंगी। मरीज ये कह रहे हैं, उनके लवाकिन ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है अस्पतालों में, पैरासिटामोल तक नहीं है। नहीं, एक्चुअली जो इसकी जो प्रिवेंशन, कोई वैक्सीन तो इसकी है ही नहीं ना, जो जिसको आप प्रिवेंशन करके आप इसको प्रिवेंट कर सकते। इसका सिर्फ ये कि अगर ये बुखार होता है तो उसको फिर पैरासिटामोल दी जाती है। तो वजीर सेहत ने पैरासिटामोल की फैसिलिटी तो वहाँ दिलवा दी थी सऊदाबाद के हॉस्पिटल में और तमाम हॉस्पिटल में, लेकिन एक्चुअली ये है कि मेन स्प्रे की जरूरत है और इन्फेक्शन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वेक्टर इसमें मच्छर है। मच्छर अगर इन मरीजों को काटेगा तो उससे और स्प्रे फैलेगा, तो उसके लिए स्प्रे यकीनन पहले का मामले में स्पीड अप किया गया है, लेकिन शहर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से तो एरियल स्प्रे होना चाहिए, वो हम लोग यकीनन एफिशिएंट है कि एरियल स्प्रे की भी जरूरत है, हमें मास पैमाने में स्प्रे करने की जरूरत है, जो करना चाहिए। ठीक, मोहम्मद अली साहब, इब्राहिम रिंद मेरे साथ मौजूद हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम सूरत हाल से हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं। इब्राहिम, मोहम्मद अली साहब की बात आपने सुनी, पैरासिटामोल, सिरिंजेस, ORS, निमकोल, ये चीजें भी अगर अस्पताल नहीं दे रहे तो फिर क्या देंगे? बाकी जब शहर के दीगर अस्पतालों में मरीज मुख्तलिफ शिकायत लेकर जाते हैं तो उनके साथ यही होता है? जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो है हमने भी पूरा सर्वे करके देखा है कि जब जहाँ पे वज़ीर सेहत ने जंगी बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत की थी, तो यहाँ पर इंतज़ामिया को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। जब हमने यहाँ पे तफसीली रिपोर्ट बनाने के लिए वहाँ पहुँचे तो काउंटर पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, वहाँ पे वॉलंटियर जो हैं वो वहाँ पे मरीजों का मायना कर रहे हैं। सिर्फ 2 डॉक्टर थे जो मरीजों का मायना कर रहे हैं, जबकि रिसेप्शन खाली पड़ा हुआ था और तमाम चीज़ें बाहर से मंगवाई जा रही हैं। जबकि दीगर अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी चिकनगुनिया के मरीज रोज़ाना की बुनियादों पर रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ सऊदाबाद अस्पताल को टारगेट किया गया था कि वहाँ ज़्यादा फैले, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है। पूरे कराची के सरकारी अस्पतालों में यही सूरत हाल है। जबकि आपको बताते चले कि वज़ीर सेहत तो अंदरून सिंध के ज़्यादातर दौरे कर रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी सेहत जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बहनोई हैं, वो तो बाहर निकलना भी गवारा नहीं करते इस मौसम में। जिस तरह की आज सूरत हाल, मौसम जिस तरह बारिश का मौसम है, इस तरह की सूरत हाल जाके अस्पतालों की हालत तो देखिए कि क्या हालत है, वहाँ पे मरीजों को किस तरह की तकलीफ है, छतें टपक रही हैं सरकारी अस्पतालों की, आने वाले मरीजों को इन हालात में हुक्काम को होश नहीं आया है। इब्राहिम रिंद, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बात करें अगर आज के उस नतीजे की जो हमारे सामने है क्रिकेट टीम की जानिब से, तो ये नतीजा बदला नहीं है। एक बार फिर कौमी क्रिकेट टीम ने मायूस किया है। कौमी क्रिकेट टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी दिखाई है। वो मैच के जिसमें 75 पर ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेटें गिर चुकी थी, उस मैच में मैथ्यू वेड की सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 268 रन बनाए, और वो मैच के जिसमें पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 109 रन बना लिए थे, उस मैच को पाकिस्तान 92 रन से हार गया है। वो मैच के जिसमें अजहर अली रिटायर्ड हर्ट होकर ग्राउंड से बाहर चले गए थे, वापस आए, 34 रन बनाए, सबको फिर हर्ट किया और वापस चले गए, पाकिस्तान हार गया है। अगर पाकिस्तानी टीम सफेद किट में खेल रही थी तो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बेरंग थी। अब पाकिस्तानी टीम रंगीन किट में खेल रही है तो कारकर्दगी संगीन है।
और अब जाते जाते अगर अपडेट्स की बात करें तो आपको बताएं बाजार अपडेट्स में पाकिस्तानी टीम के जैसा हाल जो है वो है चांदी के रेट का, जो बदला नहीं है। और सोने के निर्खों की अगर बात करें तो सोने के निर्ख कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 50,800 की सतह पर हैं फी तोला। और अगर चांदी के निर्खों की बात करें तो ये अपनी जगह जमे हुए हैं। चांदी के निर्ख हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 750 रुपए आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें करेंसी रेट्स की तो अमरीकी डॉलर ट्रेड कर रहा है ओपन मार्केट में 108 रुपए 4 पैसे पर, बरतानवी पाउंड 131 रुपए 25 पैसे पर, दिरहम 29 रुपए 45 पैसे पर, यूरो 114 रुपए 25 पैसे पर, सऊदी रियाल ट्रेड कर रहा है 28 रुपए 70 पैसे पर। और इसके बाद अगर बात करें कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रुझान देखने में आया है तेजी का। और KC 100 इंडेक्स आप देख भी सकते हैं इस वक्त यहां पर 269.80 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। और इसके बाद KC 100 इंडेक्स 49,247 पर बंद हुआ है। आधे दिन की पूरी खबरें लेकर आपके सामने थे न्यूज़ एट 5 के साथ। अब फिर हाजिर होंगे कल।